नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर सुबह 11 बजे की जो आपकी ये क्लास लाइव होती है, इसमें हम पांचों सब्जेक्ट के पैडागॉजिकल पैटर्न पर काम करते हैं। पैडागॉजी की ये क्लास होती है जो कि एक रणनीतिक क्लास होती है कि हमको दोस्तों भेड़ चाल नहीं चलना है, एक सटीक रणनीति अपनाना है। क्योंकि आपको चाहिए सफलता और मुझे चाहिए आपकी सफलता में एक क्या कहते हैं, मुझे एक खुशी कि आप सफल होंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, ये क्लास इसमें पांचों सब्जेक्ट की पैडागॉजी इन्वॉल्व रहेगी। तो करीब 90 नंबर की आपकी ये क्लास है। कल इसका आपने एक भाग देख लिया है, पार्ट 2 आप महामैराथन का दूसरा भाग आज आप लोग देख रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये रहा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र जो कि पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वो छात्र अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करेगा? वो कौन सा तरीका वो छात्र ढूंढेगा जिसकी सहायता से वो छात्र अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करेगा? अब मान लो आपको किसी ने बुलाया, तो क्या आप उसे आंखों ही आंखों में इशारा करोगे? जी नहीं। इतना दूर हो कि आप टच कर सकोगे? जी नहीं। क्या आप उसको परसीविंग करोगे? जी नहीं। डैट मीन्स आप उसे बोलोगे ना कि हाँ भैया हम आ रहे हैं, आपसे नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। जब किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को कोई व्यक्ति बुलाएगा तो वो जो छात्र है वो ध्वनि संवेदना के द्वारा अपनी बात को प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला, ध्यान रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर पठन पाठन का कौन सा तरीका ठीक नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। पढ़ाने का तो ये एक क्या कहते हैं कि पढ़ाने का उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हम गतिविधि के द्वारा सिखाएंगे, बिल्कुल सही बात है। उपागम का मतलब तरीका या विधि। व्याख्या आपको नहीं देना है, बच्चा बोर हो जाएगा। प्रोजेक्ट के द्वारा जरूर आप सिखाओ, क्योंकि इसमें बच्चों को काम करने का मौका मिलेगा, बच्चे को व्यक्तिगत लेवल पर अवसर मिलता है। और वो ऑप्शन कभी गलत नहीं होता जिसमें बच्चे को परस्पर अंतःक्रिया करवाया जाए। तो चूंकि हमें दोस्तों यहाँ पे चुनना था निगेटिव उत्तर, वो आपको भी दिख रहा है। सर जी ऑप्शन नंबर सी को चुन लिया जाए, डेट मीन्स लॉक कर दिया जाए। चलो भाई आगे आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? अब दोस्तों ये जो प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि के जनक को लेकर, ये प्रश्न आपका अगर आप देखोगे तो ये सीडीपी में भी पूछ सकता है, ईवीएस में भी पूछ सकता है, गणित में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है कि हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। कहने का मतलब प्रश्न और उत्तर करने की विधि का जनक किसको कहा गया? तो वन एंड ओनली सुकरात। लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन थे, प्रश्नावली विधि के जनक, तो आप कहोगे दोस्तों वुडवर्थ। तो ये बात अपने दिमाग में मोटे मोटे तौर पे सेट कर लो कि हाँ भाई सर ये बात कह रहे हैं तो ये बात ऐसा है। तो प्रश्नावली विधि के जनक दोस्तों वुडवर्थ थे और प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक थे वो सुकरात थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? चलिए बताइए 53 के लिए सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। समस्या समाधान के कौशल को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के, अटल बड़ा गलत बात होता है। अटल का मतलब आप फिक्स कर रहे हो, देख रहे हो, ये निगेटिव वर्ड है, ध्यान दे लीजिएगा। ये आज के ज़माने के पैडागॉजी का निगेटिव वर्ड है जिन्हें आप जानते और सुने बहुत कम हो। इसीलिए तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है केवल टैग वर्ड से काम हो जाएगा, तो ये गलत सोच है। तब तो आप भाग्य के सहारे जा रहे हो। अगर आपने गेस कर दिया सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो चलो भाई अगली बार फिर 1200 रुपये का फॉर्म भरो, और 1200 रुपये जाएगा वो तो छोड़ो, जो गया सो गया। लेकिन जो आपका 6 महीने बर्बाद होता है या बीच में अगर कोई वैकेंसी आ गई तो क्या होगा, उसकी कीमत है कोई? इसलिए कहते हैं
जब तक पढ़ें ध्यान से पढ़ें, प्रण लें कि हमें हर हाल में पास होना है। तो समस्याओं के हल हेतु कोई फिक्स मेथड को बढ़ावा नहीं देना है। समस्याओं को, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को बनाना है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उसके लिए क्या करिए कि उसे लगातार इंकरेज करिए, समरूपों का बढ़ावा दीजिए, प्रस्तावित कीजिए, चैलेंजिंग प्रस्तुत कीजिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। समरूप का मतलब होता है एनालॉग्स। समरूप का मतलब एक ही जैसे विविध प्रकार के तरीकों को उसके सामने रखा जाए। एक जैसे, जैसे हमने उसको एक बार त्रिभुज दे दिया, फिर आयत दे दिया, फिर हमने उसको वर्ग दे दिया, तो इन तरह के अलग अलग समरूपों के माध्यम से बच्चे को मैं चैलेंजिंग दूं, डैट मीन्स उसके सामने चैलेंजेस प्रस्तुत करूं। ये तो सारे क्या हैं, सारे ज्यामितीय आकृतियां हैं ना, सारे 2D शेप है ना, लेकिन एक जैसा समरूप, चूंकि 2D शेप, लेकिन इसकी सहायता से विविध जानकारी बच्चों को मिल रहा है, तो ये एक बड़ी चीज है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये होगा कि हमको चुनना था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी को चुन लिया जाए। डर की भावना को डालना नहीं है, अभ्यास बहुत करवाना नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक सेकेंड, 54 को दोस्तों अगर देखा जाए तो ये देखिएगा आप लोग फटाक से, क्लास में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्लास में सृजनात्मक, क्या, क्लास में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, पहले बच्चा खुद पढ़ ले फिर वो दूसरे को पढ़ाएगा, डैट मीन्स ये बात बिल्कुल गलत। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, यह ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि अनुकूलित का मतलब जो आप काम करवा रहे हो, जो जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे के दिमाग के अनुकूल है। प्रेरणा एक बड़ी चीज होती है, कहते नहीं है अगर हम आपकी सोच को ही बदल दें तो वो बहुत बड़ा ज्ञान है पढ़ाई से ज़्यादा। अगर बच्चा खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, उसको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, भाई अगर किसी बच्चे को ये ज़रूरत नहीं है बताने की यार कि आपका फ्यूचर खतरे में है, आप पढ़ लीजिए, तो उससे समझदार कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन बार बार अगर उसको कहना पड़ रहा है यार पढ़ लो पढ़ लो, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, जिसको हमें बार बार फोर्स करना पड़े। डैट मीन्स ये ऑप्शन बी में देख रहे हो, प्रेरक भी है, प्रेरणा भी है, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल बातें भी दी जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन होगा क्या, जी नहीं। तीसरा देखो, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, किसी भी बालक को हम क्लास में अतिरिक्त समय नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक बच्चा समान है। किसी एक बालक पर अगर आप अतिरिक्त समय दोगे तो अन्य बच्चों के भाव में फ्रस्ट्रेशन होगा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते ऐसा कुछ नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आप सब लोग जुड़ते जाएंगे सेशन को लाइक एंड सी बात अगर आपको रखनी है, पूछनी है, कुछ कहना है, आपके सामने कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख डालिए, पूछ लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 55 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दोस्तों एक बात बताओ, विशेष आवश्यकता, ये नाम देख रहे हैं ना, कैसे टाइम बचाएगा हमारा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कैसे टाइम बचाओगे। विशेष आवश्यकता का मतलब कहोगे सर जी कहते कि प्रतिभाशाली बालक भी, अगर कोई बच्चा बहुत तेज है उसको भी विशेष आवश्यकता की जरूरत हो सकती है, मंद बुद्धि है तो भी जरूरत हो सकती है, अपंग बालक है तो जरूरत है ही। तो ये जो विशेष आवश्यकता शब्द है ये समावेशी क्लास की एक शब्द का पहचान है, उस क्लास का एक पहचान है। तो उन बच्चों की शिक्षा को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको हम अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ उन्हें भी शिक्षा देंगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जी नहीं। चाहे जिस तरह का बच्चा हो, क्लास में एक साथ सबको एक तरीके से, एक ही मेथड से सब पर फोकस करेंगे, ऐसा नहीं किसी एक बालक पर आप ज्यादा फोकस करोगे। कंचन चौधरी करी सर 50 कब पढ़ाए। बेटा पहली बात तो कहते नहीं है कि ना कि ये जो बीच बीच में जो बच्चे कनेक्ट होते हैं क्या पता, पार्ट 1 आपको पता हो, क्लास 2 है ये, संपूर्ण मैराथन पेडागोजी का
पार्ट 2 है, पार्ट 1 जाकर देखना, 1 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये बताने वाली चीज़ है कि ये आपको खुद ढूंढ लेना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है तो क्या वो यार अंतर्मुखी होगा? कोई जरूरी एक अंतर्मुखी होगा? फिक्स मत करो बच्चा, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रतिभाशाली कोई भी बालक, चाहे प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो या अपंग हो, कोई जरूरी है कि वो अंतर्मुखी ही होगा? जी नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कैसी बातें कर रहे हो? जी नहीं। प्रतिभाशाली बालक अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट। दैट मीन्स अपने निर्णयों में दोस्तों वो बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं। कहने का मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षकों से स्वतंत्र अगर हो गया तो फिर बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। हम इसीलिए तो कहते हैं कभी भगवान मत बनिए। आप टीचर बन जाएं तो भी स्टूडेंट रहिए, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बनकर आराम से सीखिए। जीवन भर स्टूडेंट बनकर सीखो, बहुत तरक्की आप कर जाएंगे। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया था अंतर्मुखी। तो आपको पता होगा व्यक्तित्व को युंग ने 3 भागों में बांटा था। एक था अंतर्मुखी, एक था बहिर्मुखी और एक था उभयमुखी। तो क्या कहीं लिखा है कि केवल प्रतिभाशाली बालक अंतर्मुखी होंगे? अंतर्मुखी कोई भी हो सकता है, बहिर्मुखी कोई भी हो सकता है, उभयमुखी कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से बातों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 57 आपकी स्क्रीन पर ये है। चलिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनियों से संबंधित जो ज्ञान होता है, कह रहे हैं कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू, क्या? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट, बिल्कुल सही है। अरे यार, जब मैनिपुलेट, यही तो मैं आपको भी सिखाता हूं कि जब शब्दों से शब्दों को जोड़कर हल करना सीख जाओगे जिस दिन ना, इसी को कहते हैं मैनिपुलेट करना। जो मैं आपको छोटी छोटी स्टोरी सुनाता हूं, चाहे थांडाइक का हो, स्किनर का हो, पावलाव का हो, कोहलर का हो, अल्बर्ट बंडूरा का हो, वाटसन का हो, सबकी कहानी हमने सुनाया है आपको। या अगर आपने कहानी नहीं सुनी उनकी तो चैनल पर क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट में नाम लिखा होगा मनोवैज्ञानिकों की कहानी। तो वहाँ हमने 4-5 जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनकी कहानी मैंने सुना रखा है। जाकर पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक भी प्रश्न इनसे रिलेटेड गलत नहीं होगा। और जब वो कहानी आपके दिमाग में बनता है तो आप शब्दों को मैनिपुलेट करके उत्तर कर जाते हो। दूसरा, क्या ध्वनि संबंधी अवेयरनेस इसलिए होता है कि आप धारा प्रवाह बोल सको? धारा प्रवाह बोलने के लिए आपको शब्दों की समझ विकसित करनी पड़ेगी। क्या समझे भाई? शब्दों की समझ नहीं है, एक शब्द के लिए आपके पास 10 शब्द नहीं है, क्या धारा प्रवाह बोलोगे? तीसरा, जानना, समझना और लिखना, यह आपके दिमाग का पहलू है, इसका सुनने से कोई संबंध नहीं। व्याकरण का नियम प्राइमरी में चाहे जूनियर में, दोनों में ये ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव होगा क्योंकि ये सिलेबस में शामिल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ IMP लिख दिए हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता को अगर मुझे विकसित करना है तो उनकी संरचना व चिंतन करने पर हम ज़्यादा जोर देंगे, उसके उतार चढ़ाव, उसके हर पहलू को हम वहाँ उसको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जो बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं, बात बात पे नाराज हो जाना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, हर एक छोटी बात पे हंस देना, हर एक छोटी बात पे रो देना, ऐसे बच्चों के लिए करें कौन सा तरीका आप मत यूज करो। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाओ। बेटा अगर वो बेचैन हो गया है, रेस्टलेस हो गया है, तो क्या करेंगे? उन्हें आप फटकार लगाएंगे? तो वो तो कोई भी बालक हो, अति संवेदनशील हो चाहे सामान्य बालक हो, अगर वो परेशान है फटकार मत लगाइए। फटकार किसी भी उम्र में ठीक नहीं है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए चूंकि गलत है इसलिए सही है। जबकि ऐसे बच्चों को ट्रीट करना कैसे चाहिए ये भी समझो। तो एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ तोड़ कर सिखाओ। जाहिर बात है, अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, अब मान लो आपको पढ़ाना है उसको क्या, आपको मूलधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाना है, तो पहले उसको ब्याज के बारे में बताओगे, मूलधन के बारे में बताओगे,
मिश्रधन के बारे में छोटी छोटी बातें, मूलधन, ब्याज, सब पे चर्चा करने के बाद अब मुद्दे पे पहुंचो। अधिगम के लिए वैकल्पिक तरीके, मतलब अगर कोई बच्चा क्लास में भाई संवेदनशील है, हमको पता है तरह तरह के बालक हैं, एक क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो वो समावेशी क्लास होता ही है, क्योंकि हर क्लास समावेशी होता है, क्योंकि हर क्लास में प्रतिभाशाली भी बच्चे हैं, मंदबुद्धि बालक भी हैं, अपंग बालक भी हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर मुझे टैकल करना है तो मुझे भाई कोई ज़रूरी है कि एक ही तरीके से हर बच्चा सीख जाएगा? जी नहीं, हमें हर चीज़ का अल्टरनेटिव विकल्प होना चाहिए। अगर इस मेथड पे नहीं समझा तो हम कोई और मेथड यूज करेंगे, समझे? वैकल्पिक तरीका आना चाहिए। अगला पॉइंट भी है कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश हो, तो ये भी सही बात है, क्योंकि ज्ञान को बच्चे के जीवन पे जुड़ो। लेकिन चूंकि आपको निगेटिव उत्तर करना था तो पहला उत्तर गलत है, इसलिए वो सही है, चूंकि आपको नकारात्मक का तलाश करना था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आपको मैं लेकर चलता हूं। प्रोजेक्ट विधि किस विधि पर आधारित है? गलत तो प्लीज मत करिएगा, ये मैं मतलब क्या ही कहूँ आपको कि भाई बिल्कुल प्लीज गलत ना हो आपसे, तो मेरे को अंदर से बड़ा बुरा लगता है जब आप गलत कर देते हो, ये ना गलत करना। व्हाट इज द प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन? चलो ठीक है, अभी तक कुछ कठिनतम प्रश्न है मानता हूं, लेकिन जो कठिन थे वही तो आपको तरासेगा। तरासने का मतलब वही तो आपको जीत दिलाएगा। सरल प्रश्न आ रहा है तो मोटिवेशन का सबब है, कठिन प्रश्न आ रहा है तो वो जीत का सबब है। प्रोजेक्ट विधि पर, यह किस विधि पर कार्य करता है? व्यवहारवाद पर, प्रयोजनवाद पर, उपयोगितावाद पर? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, आप सबको पता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है करके सीखना, समूह में सीखना, अंतःक्रिया करा के सिखाना। डैट मीन्स प्रयोजन दीजिए, प्रैग्मेटिस्ट करिए। किलपैट्रिक महोदय ने इस पर चर्चा की थी दोस्तों, प्रयोजनवाद, और इनको जॉन डीवी ने दोस्तों समर्थन दिया, क्योंकि जॉन डीवी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जॉन डीवी शिक्षण की पद्धतियों के एक कर्ता धर्ता थे, ये आप कह सकते हो। जबकि व्यवहारवादी, कई बार आपसे पूछता है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन कौन थे, तो दोस्तों व्यवहारवाद में आपके वाटसन है, और वाटसन के अलावा अगर मैं बात करूं तो टॉलमैन भी हैं, गुथरी भी हैं, स्किनर भी हैं, पावलाव भी हैं, ये सब दोस्तों क्या थे? व्यवहारवादी थे। चलो भाई, निशा और लकी, ओम पाठक, बीना, स्वाति सोनम, रीमा यादव, बीना देवी, रंजीत पासवान और ओम पाठक, पुष्पा कुमारी, कंचन चौधरी, इतने सारे भी लगा देते हो बेटा, अंश्रित सुमन, बीना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलें दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में तोड़कर पढ़ाया जाता है? क्या बात है प्रभु, मैं आपको इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, सुन लेना, कभी नहीं भूलोगे। किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके, कोई इकाई है ना, हमने भी एक एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? मान लो दोस्तों आपको पौधे के बारे में आपको पढ़ाना है। किसके बारे में पढ़ाना बेटा? पौधे के बारे में पढ़ाना है। तो पौधा तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो इसके क्या क्या भाग होते हैं? पौधे में जड़ होता है, पौधे में तने होते हैं, तो पहले जड़ पढ़ाइए, फिर तने के बारे में पढ़ाएंगे, फिर सिराओं के बारे में पढ़ाएंगे, फिर फूलों के बारे में पढ़ाएंगे। कहने का मतलब छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं। किसमें? यानी कोई एक बड़ी टॉपिक है, कोई एक बड़ा टॉपिक है, और हमें उसे क्या करना है? क्या करना है? उसे दोस्तों बिखेरना है। बिखेरना का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फैलाना है। जी हाँ दोस्तों, डी, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब कोई सिमटा हुआ टॉपिक, उसको बिखेरना है। बिखेरना का मतलब पौधा एक टॉपिक है, एक टॉपिक दे दिया गया, अब इसके हर एक पहलू को बिखेरना है, हर एक पहलू पर विस्तार। बिखेरना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे आप जितना सरल शब्द में समझ सको। भाई पौधा एक टॉपिक है, अब इसके हर टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़े में, जड़ को हम अलग पढ़ाएं, पहले समझाएं, तने के बारे में पहले समझाएं कि हाँ भाई जड़ वो होता है जिसको हम डायरेक्ट खा सकें, जड़ का काम जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करना होता है। तना वो होता है जो आप सब लोग जानते हो कि पौधे के प्रत्येक भागों तक पानी और भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तने के बारे में आपको पता है, तना में कौन कौन आता है? तना में आपका आलू आता है, तना में आपका प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन आता है, गन्ना आता है, ये सब क्या है? सब तना है। और जड़ में कौन आता है? जड़ में शकरकंद आता है, जड़ में टैपियोका आता है, जड़ में आपका दोस्तों मूली आता है, गांजर आता है। समझ रहे हैं?
सुनते चलो। मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्तों कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पास ज़रूर करा देंगे। बस जितना कहते जा रहे हैं, जितना कराते जा रहे हैं, उतना करते चलो, ज़्यादा परेशान ना हो। हर टॉपिक का विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान रखना। बस इतना ही करना कि पहले आप पेडागॉजी का पैटर्न सीखना। कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो, और चाहे आप कई प्रयास कर लिए, तो उनके लिए तो मस्ट है कि आपको पहला काम पेडागॉजी के पैटर्न पर ही काम करना। बाकी जो मैंने आपको नोट्स में 60 पेज कंटेंट वाला दिया है, वो 60 पेज पढ़ लोगे कंटेंट में, चाहे ईवीएस का हो, चाहे गणित के आंकिक प्रश्न हो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। लेकिन 90 पेज जो आपको पेडागॉजी का दिया गया है, उसे आप पहले पढ़ना, क्योंकि जीत और हार में उसी का रोल सबसे बड़ा होगा। समझ रहे ना। और अभी तक जिन बच्चों के इस नोट्स के बारे में नहीं पता कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप इस नोट से जुड़ सकेंगे, और बेहतर तैयारी के लिए समय से पहले आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 40 दिन अब बचा है। बहुत लंबा समय आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको कम से कम हर टॉपिक पर अगर बेहतर समझ विकसित करना है तो समय से पहले चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निचली कक्षाओं में, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, कुछ लोग को उत्तर दिखता है पर कोई बात नहीं है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। बेटा देखो, शिक्षण अगर करवा रहे हैं तो शारीरिक शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षण की पद्धतियां, ये भी सही है। ये देखो मिल गया उत्तर। भाई ये वो ऑप्शन है जो अपने आप में सबको लेकर चल रहा है। अब भाई विकास में तो शरीर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, विकास में आपका शारीरिक शिक्षा आ जाएगा कि नहीं आएगा, और वृद्धि में आपका शिक्षण सिद्धांत आ जाएगा, आपका नॉलेज आ जाएगा। तो ऑप्शन वो चुनो जिसमें वो सारी बातें समाहित हो जाएं। देन यू कैन से सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रीमा वही करेगा, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सामूहिक अचेतन। देखिए कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास क्या बेटा नोट्स लेना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे इसे पूछते हैं सर क्या बहुत जरूरी है। बेटा देखो, बात यहाँ जरूरी और ना जरूरी का नहीं है। जैसे आपको ये सोचना है कि मुझे हर हाल में पास होना है, कि भाई एक ये श्योर हो कि मैं फेल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, अगर ये चल रहे हो देन आपके लिए फिर नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मेरी आवाज़ आपको लगी मिलेगी। क्योंकि वो जो आपको पैटर्न वहाँ मिल जाएगा फ्री में, इतना बेहतर है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे एक पैसे लेता हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू आपको दी जाएगी उस नोट्स में। दैट मीन्स पूरा डेप्थ, क्या आप फेल नहीं हो सकते, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप फेल नहीं होंगे उसको पढ़ने के बाद। बाकी अगर खुद पे कॉन्फिडेंस आपको है देन कोई ज़रूरत नहीं। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? अब कितने लोग इसको सही करेंगे? बहुत से लोग तो कहेंगे सर जी फ्रायड, लेकिन आप क्या कहेंगे ये मुझे देखना है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैं कई बार कहता हूं, जैसे इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हो ये चेतन मन है, मतलब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, लेकिन जैसे ही अभी आपकी क्लास से आप बाहर जाओगे आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों युंग महोदय थे जिन्होंने व्यक्तित्व के पहलू का अध्ययन किया था। बात करें पावलोव की तो ये तो आप लोग को पता होगा कि उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसको आप लोग कहते हो क्लासिकी का सिद्धांत, जिसे आप लोग अनुबंधन का सिद्धांत। और फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन किया था, यह सामूहिक अचेतन का अध्ययन नहीं किया था। चलो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए। जी वॉल्स के अनुसार, क्या जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का पहला चरण कौन सा है? कह रहे हैं कि पहला क्रम क्या होगा सृजनात्मकता का। चलो भाई फटाफट आप लोग कमेंट कर लीजिए। अनामिका, अज्जू और ओम पाठक, कनौजिया, रीमा,